2x इज लाइक बहुत स्पीड में जाएगा, बट अगर सिर्फ रिवाइज करना है तो मेरा 2x भी अच्छा है। मैंने एक बार चेक किया अपना 2x भी, जिनको सिर्फ रिवाइज करना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना है तो 1x ठीक है, बिकॉज मैं एक चीज बार बार रिपीट करता हूँ तो 2x में देखोगे वो फटाफट खत्म होता है। और ज्यादा बड़े लेक्चर्स भी नहीं है, 42 मिनट्स का मैंने देखा मैक्स लेक्चर है मेरे, ठीक है। तो पूरा एलपीजी भी है, पॉवर्टी भी वहां पे डला हुआ है, बीओपी भी है, सब कुछ है ऑलरेडी, सब कुछ रिकॉर्डेड है। उसके बाद भी लगता है मैं पढ़ा के दूं तो आई एम रेडी, बट एक बार आप कोर्स खत्म करो, 2 बार मैं करूंगा फॉर श्योर। और ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैंने 2-2 3-3 बार पढ़ा है। आज पॉवर्टी की नीड नहीं है, बट फिर से पिन टू पियानो पूरा पॉवर्टी खत्म करेंगे। एंड अगर किस डाउट होगा तो वीपे पे पूरे लेक्चर्स अपलोडेड है, उसके बाद भी बोलोगे पूरा फिर से पढ़ा के दूंगा। बट आप लोग भी स्टार्ट करो, बाद में मैं खत्म करता हूँ, आप लोग स्टार्ट तो करो। सिर्फ 2 चैप्टर्स, इसके बाद HCF बचा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर 6 से, ठीक है। तो आपका सिलेबस खत्म। उसके बाद सीधा BST बढ़ेंगे। BST मैक्स रेगुलर में 15 दिन का कोर्स है, 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ठीक है, 3 चैप्टर्स और मैक्स 15 दिन में 1 गो में BST खत्म, तब तक इको घर पे रिवाइज। 15 दिन में FTM पूरा खत्म कर दूंगा BST, एक साथ क्लास में लर्न करवा के विद MCQs निकाल के रखे हैं, कुछ 2500 MCQs हैं BST के, क्लास में 2500 MCQs में खत्म। अबे रटना नहीं है MCQs, सॉल्व करने के लिए बोलो। 2500 MCQs आराम से 10 दिन में सॉल्व होते हैं, रोज 50-50 भी बैठ के उठाओगे तो 25 दिन में और 20 दिन में सॉल्व होता है, बट 50 से ऊपर कर सकते हो, MCQs हैं, क्वेश्चंस नहीं है। रोज 100 MCQ भी सॉल्व करोगे, BST भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, सॉर्टेड है। करूँ स्टार्ट? हाँ, टेस्ट में मैं दोनों डालूंगा, बी प्रिपेयर फॉर बोथ, मोर ऑफ MCQs एंड लेस ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस। तो बी प्रिपेयर फॉर बोथ। अभी बोर्ड ने फाइनलाइज नहीं किया है कि वो MCQ पेपर ही लेगा, बट बोर्ड पेपर लेगा, दैट्स फॉर श्योर। MCQ ही लेगा, वो फाइनलाइज नहीं किया, वो अब तक आने का, ठीक है। अगर इन केस MCQ नहीं लेते तो अपन फंस जाएंगे, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर बोथ। फाइनल नहीं किया है कि MCQ ही लेगा, ठीक है। MCQ पे उसने कंडीशन डाला हुआ है कि वो 2 मार्क्स में केस स्टडीज डालेगा, असर्शन और रीजंस वाली, तो दैट इज एक्चुअल क्वेश्चंस ओनली। केस स्टडी सारी तो एक्चुअल क्वेश्चंस ही है। मैक्स टू मैक्स हुआ क्या है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, एक 6 मार्क का क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, ठीक है। पहले 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन होते थे, अब वो 6 मार्क का क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है और एक 4 मार्क का, बाकी पूरा पेपर एज इट इज होगा। एंड MCQs भी केस स्टडीज MCQs हैं। यू डोंट थिंक कि 1 सेंटेंस दिया हो उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं MCQs में भी, ठीक है। ऊपर पूरा एक केस स्टडी दिया हुआ है, उसके नीचे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, ये पैटर्न है एक्चुअली बोर्ड का। तो एक पैराग्राफ में से 6 क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो केस पता होना चाहिए, देन यू कैन आंसर। एंड इट इज टफ इन द केस ऑफ बिजनेस स्टडीज। इको ठीक है, पूरा रटा हुआ रहता है, ठीक है। BST इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स, कि आपको कितना कौन सा आपका क्लियर है। मैक्रो कर लोगे, मैक्रो इजी है। ID आई एम टेलिंग यू, जितना मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूं उतना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। एंड ID की पूरी स्टोरी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे तीनों कनेक्टेड स्टोरी थी 17th सेंचुरी से लेके 1991 तक, ठीक है। एंड 1991 के बाद जितनी पॉलिसी सही। पॉवर्टी ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है, जहाँ पे स्टोरीज नहीं है, जहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी कैसा था, ठीक है। एंड अपन ने पूरा का पूरा वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिस्कस किया हुआ इन द केस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसके बाद जो 5th चैप्टर आएगा वहाँ पे भी स्टोरी नहीं, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, बट वो बहुत ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है। BST में इफ आई टॉक अबाउट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर इज मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं तुम सबको बोलूंगा जब BST की जिस दिन क्लास होगी, जिस दिन मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, सब बैठना, एंड वहां से बहुत ज्यादा वेटेज है, पूरा FTI के थ्रू क्लियर करना, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? करूं स्टार्ट? पॉवर्टी पेन टू पियानो पूरा पढ़ा रहा हूं, जैसे आपकी बुक का सीक्वेंस जा रहा है। फर्स्ट पेज पे आओ, 40 मिनट्स में पूरा बुक का सिलेबस खत्म कर रहा हूं, देखो वहां पे बुक के हिसाब से पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 बेटा, सॉरी 72, ठीक है। और ये चैप्टर में पर इस हफ्ते का आवाज नहीं आ रही थी मेरी क्लास में, ठीक है। ये चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ग्राफ का, जो अपन ने ग्राफ रटा हुआ है, समझा तो है बट साथ साथ में रटा भी अपन ने ग्राफ को, ठीक है। तो वो ग्राफ को किसी कंडीशन में छोड़ोगे। एंड ये चैप्टर से फिगर्स कि कितने लोग पॉवर्टी में है, बिलो पॉवर्टी क्या है, अबव पॉवर्टी क्या है, दिस चैप्टर इज मोर अबाउट डेटा प्लस फिगर्स,
ठीक है, करूँ स्टार्ट? एंड मेरे साथ साथ मेरे को पूरे आंसर्स चाहिए, मैंने रटवा के दिया पॉवर्टी चैप्टर, आंसर्स चाहिए, और मेरा आवाज ज्यादा है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, तुम्हारा आवाज ज्यादा होना चाहिए मेरे से, ठीक है? चलो फिर अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया पॉवर्टी. व्हाट इज पॉवर्टी? इट इज अ, फटाफट, इट इज अ, कृति ऑन करो रिकॉर्डिंग. इट इज अ सिचुएशन वेयर द पीपल आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज व्हाट? पॉवर्टी. फिर से एक बार, व्हाट इज पॉवर्टी? It is a situation where the people are unable to fulfill the basic needs like food, clothing, shelter, education and health care. That is known as what? Poverty. Who is poor? Poor is divided into two parts, urban poor and rural poor. Urban area के poor कौन कौन? Urban area के poor कौन? Beggars, cobblers and pushcart vendors. Rural area के poor कौन? Farmers, beggars and cobblers. ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद पॉवर्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी. रूरल पॉवर्टी, अ पर्सन हु इज अनेबल टू कंज्यूम 2400 कैलोरीज इन द केस ऑफ रूरल एरिया इज रिगार्डेड एज पुअर. अर्बन एरिया में मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन इज 2100 कैलोरीज. ठीक है गाइस, इफ आई टॉक अबाउट मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन इन द केस ऑफ अर्बन एरिया इज 2100 कैलोरीज एंड रूरल में 2400 calories. Why there is a more calorie consumption in the case of rural area? Because they do more of physical work. ठीक है, अर्बन एरिया में कितना मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन इन द केस ऑफ अर्बन एरिया 2100. रूरल में कितना? फिर से एक बार, अर्बन में कितना? 2100 एंड रूरल में कितना? 2400. ठीक है, रूरल में ज्यादा क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ रूरल एरिया पीपल एम्प्लॉयड इन मोर ऑफ फिजिकल वर्क. इतना क्लियर है? नेक्स्ट, रूरल एरियाज पुअर एंड अर्बन एरियाज पुअर. उसके बाद बेटा कॉमन फीचर्स ऑफ पुअर: हंगर, स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशन. हंगर, स्टार्वेशन एंड माल नरिश. उसके बाद लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, डेब्ट ट्रैप. व्हाट इज मीन बाय डेब्ट ट्रैप? इतना याद रखो बेटा, कर्जे के ऊपर और कर्जा. व्हाट इज डेब्ट ट्रैप? कर्जे के लिए और कर्जा. नेक्स्ट, lack of facility of electricity and water. Guys, if I talk about most of the poor people and most of the इंडिया के जितना पॉपुलेशन है resides in rural area and rural area have a less of economic opportunities. मेरे को एक बात बताओ, जितने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरिया में है उतने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में है क्या? नहीं. इसलिए रूरल एरिया के लोग ज्यादा गरीब है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. बिकॉज इन द केस ऑफ रूरल एरिया व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या अपना? ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या है? फार्मिंग. एंड पूरा का पूरा इंडिया का फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओवर द क्लाइमेट कंडीशन. अगर क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इनकम जनरेट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे. इनकम जनरेट नहीं किया तो यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन दिस ईयर, राइट? चलो तो बेटा, इफ आई टॉक अबाउट कॉमन फीचर्स ऑफ पुअर पीपल: हंगर, स्टार्वेशन, malnutrition, पुअर हेल्थ, limited economic opportunities, debt trap, lack of facilities of electricity and water, gender inequality and bigger families. ठीक है, why there's a bigger family? Because they have a perception of each family member will contribute to the family income. ठीक है गाइस, एक सिंपल सा केस स्टडी में क्वेश्चन पूछेगा, why even after being poor, why rural areas or the poverty people have a more of bigger family size? Because they have a perception and psychology called every single individual will contribute to the more family income. जितने लोग उतनी ज्यादा फैमिली इनकम. बिकॉज पुअर होने के बाद भी उनके पास बिगर फैमिलीज है. बिकॉज परसेप्शन क्या है? जितने लोग घर पे ऐड होंगे उतना घर पे इनकम ऐड होगा. क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, जो आपकी पॉवर्टी थी, योर मेजर्स ऑफ पॉवर्टी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स: रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ठीक है, द मेजर्स ऑफ पॉवर्टी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. इट इज योर रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू द पॉवर्टी व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू इज नोन एज व्हाट? Relative poverty. The poverty which is arises due to comparison is known as what? What is absolute poverty? The people who resides below poverty line is known as what? फिर से एक बार, the poverty which is arises due to comparison is known as what? फिर से, the poverty which is arises due to comparison, relative poverty. Absolute poverty refers to total number of people living below poverty line. ठीक है, बात करते बेटा poverty line की. What is poverty line? Line of, what is poverty line? It is a line of distribution which divides population into two parts or two equal parts? Two parts. That is your poor and non-poor.
व्हाट इज पॉवर्टी लाइन बेटा? अ पॉवर्टी लाइन इज अ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अ कट ऑफ which divides population into two parts. That is your poor and non-poor. जो poor है that is what? Below poverty line. लाइन के नीचे कौन है? Below poverty line. लाइन के ऊपर कौन? Above poverty line. ठीक है? Which divides population into two parts. That is your poor and non-poor. Non-poor मतलब क्या? Above poverty line. Non-poor doesn't mean they are rich. Non-poor मतलब क्या? They are not poor. ठीक है? They are not absolute poor. They are what? Relative poor. मेरे को एक बात बताओ, जितने भी लोग above poverty line में हैं, they are relative poor? Yes, they all are relative poor. इसके नीचे वाले they are absolute poor. समझा? Next, आपका relative poverty, absolute poverty. How to measure the absolute poverty with the help of poverty line? Guys, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा how to measure the absolute poverty. It is measured with the help of poverty line. पता है poverty line क्या होती है? खड़ी होने देखेंगे बाद में, कुछ नहीं कर सकते। आप किस तरह लोगों को उठाऊंगा यहाँ से? एक जना जाओ, गाड़ी हटाओ। कोटक के सामने पूरी पार्किंग खाली है, कोटक को भर दो। दो लोग जाओ, गाड़ियाँ हटा दो, मैं पढ़ा दूंगा। परस, डू द ऑनर्स प्लीज। चला जाओ। जिसकी भी गाड़ी वीपे के बाहर है पूरा कोटक भर दे, खरीद लेंगे बाद में। यस, इतना डिस्टर्बेंस नहीं बोला भाई। घुसा देना जहां लगी चाबी, उठा लेना। अरे लग जाती है, पता है, सब डुप्लीकेट चाबी लग जाती है सब। जिस पे लगी वो बेच देना, सौदा कर देना उसका। कैश लेके आना ऊपर पूरा सौदा करके। फ्रिज में डाल देना ना, ठंडी हो जाती। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो अब बेटा ये जो मिनिमम कंजम्पशन है, कार्तिक यहाँ देख, फूड ब्लॉगिंग बाद में। चलो अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, जो मिनिमम, भाई प्रमोशन दे रहा हूं ना, पैसे लिया था प्रमोशन के। ठीक है, चलो अब गाइस ये जो मिनिमम कंजम्पशन क्राइटेरिया है जो पोवर्टी लाइन डिसाइड किया, वो डिसाइड किया मिनिमम कंजम्पशन से और मिनिमम एक्सपेंडिचर से। मिनिमम कंजम्पशन कितना? 21 इन द केस ऑफ, अबे आंसर, इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, 24 इन द केस ऑफ रूरल एरिया। ये डिसाइड किसने किया? एक जेल में बैठ के इंसान ने डिसाइड किया। ठीक है, जेल में बैठा था बंदा, उसने बहुत कुछ सोचा और उसके बाद डिसाइड किया कि भाई 2100-2400 होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत शिट कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिसने अपनी अपनी फिलोसॉफीज लिखी और मैंने भी अपनी फिलोसॉफी लिखी, भाई शिट है। ठीक है, बिकॉज कंक्लूड यही हुआ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने जेल में डिसाइड किया कि भाई आज मैं दिन भर से भूखा हूं, तो कितना खाया, तो मैं लगा कि भाई आज का काम चल जाएगा। तो उसने बोला कि मैंने 2 रोटी खाया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया भाई आज का काम चल जाएगा। और दो रोटी से मेरे को मिल रही कितनी? 2100 कैलोरीज। तो इतना मेरा मिनिमम कंजम्पशन है। इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भाई। मेरे को बिठाओ कि भाई मेरे को 6-7 चाहिए एक टाइम पे, तो मिनिमम कंजम्पशन ऊपर उठाए क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसने ऐसा कुछ बनाया, बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने उसको बोला कि भाई ये गलत भी है, बट ठीक है, चल रहा है सालों से, तो यही चल रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां पे आप अपनी मिनिमम कंजम्पशन और नीड्स को फुलफिल ना कर पाए, वो आपकी पॉवर्टी है। राइट? तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ लेते हैं। यस, तो गाइस इतना याद रखो, मिनिमम कंजम्पशन कितना? 2100 और 2400। एंड मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना? 1000 इन द केस ऑफ अर्बन एरियाज एंड 860 इन द केस ऑफ रूरल एरियाज। मिनिमम एक्सपेंडिचर की बात करें हमेशा, अपन ने मिनिमम एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है कि आपको कितना खर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एक्सपेंडिचर is rupees 860 in the case of rural area and rupees 1000 in the case of urban area। इतना क्लियर हुआ? सॉर्टेड है इतना? ठीक है, एक बार ये कॉन्सेप्ट से रीड करता हूं। ठीक है, ट्राई करना कि आपको समझे। न्यूमेरिकल तो बहुत बकवास दिया हुआ यहाँ पे, बट वो सब स्टडी पढ़ना तो आपको समझ जाएगा। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ चल रहा है। So in the context of India, the proportion of people living below poverty line, as a poverty line gives the absolute measure of poverty. In this chapter, we will take a poverty in the sense of absolute poverty only. ठीक है? Next, measures of poverty and pre and post independence of India. In the pre-independent India, दादा भाई नरोजी, guys इसको अंडरलाइन करो कि किसने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया था? That is your दादा भाई नरोजी। ठीक है,
प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कर लो, मैं ये पूछता है, ये पूछेगा 1 मार्क्स में, ठीक है। इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ही यूज्ड द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। गाइस ये भी पूछेगा, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को फाइंड आउट किया, बिकॉज उसने सोचा कि जेल में एक बंदा है तो उसको मिनिमम कितना चाहिए खाने के लिए, बिकॉज उसको मिनिमम दिया जाता है, जेल में है ना भाई, तो जेल में कहां से तेरी लग्जरी पूरी करेंगे, कितना देखो सिर्फ जीने के लिए रिक्वायर्ड है उतना बता, ठीक है, बाकी मर जा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर चाहिए कुछ समय के लिए तो कितना मिनिमम चाहिए वो बता, दैट इज योर जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। किसने फाइंड आउट किया, दादा भाई नौरोजी। कौन सा कॉस्ट, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। गाइस एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सिर्फ 2 चीजें बनी, एक बंदा था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, कौन, दादा भाई नौरोजी, उसने क्या कैलकुलेट किया, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। जेल में अगर आप हो, जेल की हालत और पॉवर्टी की हालत अलग अलग नहीं होती है, जेल में भी इंसान मिनिमम कंज्यूम करता है एंड पॉवर्टी में भी इंसान सिर्फ मिनिमम ही कंज्यूम करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जेल में क्या है, सिर्फ जीने के लिए खाना है, एंड जिंदगी में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इतना ही खाता है इंसान कि सिर्फ जी पाए, कल तक सर्वाइव कर पाए, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसने बड़ा कैलकुलेट किया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। ही यूज्ड द मेन्यू फॉर द prisoners and used the appropriate prevailing prices to arrive the cost of consumption of an adult prisoner, ठीक है, of an adult prisoner, ठीक है बेटा, उसको भी अंडरलाइन करो, एडल्ट प्रिजनर, ठीक है, एडल्ट प्रिजनर, कंजम्पशन ऑफ एन एडल्ट प्रिजनर। आईटी पेन भी यूज करोगे चलेगा, बुक आपकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको दे चुका हूं, इसके पैसे ले चुका हूं, पेन यूज करोगे तो भी चलेगा। ये 2 पेनें क्यों हैं आपकी एक ही पेन में, ये थोड़ी सी सोहानी को उधार नहीं दे सकते आप, अरे हाइट की बात कर रहा हूं, पेन की, ठीक है। चलो, कंजम्पशन ऑफ एन एडल्ट प्रिजनर, ही टर्म द कंजम्पशन एज अ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। गाइस अंडरलाइन कर जाओ, he termed the consumption as a jail cost of living, as only adults in the jail. He divided the population into 2 parts. He divided the population into 2 parts. He assumed that the 1/3 of the total population, 1/3, समझता है कि 1/3, 100 का 1/3 कितना, ठीक है, 33 पॉइंट, ठीक है, 100 का 1/3 अगर मैं बेटा कैलकुलेट कर रही हूँ 33.33, ठीक है। अब गाइस इतना याद रखना आपने क्या किया। नेक्स्ट, he termed the consumption cost, jail cost of living, as only adults stay in the jail. He divided the population into 2 parts. He assumed that the 1/3 of total population consists of children. मेरे को एक बात बताओ, अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो उसमें से बच्चे कितने हैं, 33.33। He assumed that the 1/3 of total population is of children. समझा क्या किया उसने, समझा क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने कंसिडर किया कि एडल्ट्स जेल में रहते हैं और अपन एडल्ट्स जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से बोला 1/3 पॉपुलेशन कौन सा है, 1/3 कौन सा है, चिल्ड्रन, मतलब 100 में से 33.33 कितने हैं, चिल्ड्रन से, ठीक है। एंड ही अज्यूम्ड दैट द टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, 1/2 of them, 1/2 of them and 1/3 of 1/6 consume very little, while the other half, that is half of 1/3 equals to 1/6 consume half of adult diet। इसका मतलब समझा क्या, हाँ क्या था इसका मतलब हमेशा, जो हमेशा बोलेगी वो मैं लिखता हूं, ठीक है। अब हमेशा कुछ बोल रही है, अपन सुनते हैं, बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट अमीशा का ज्ञान ज्यादा होगा तुम लोगों से, ठीक है। ये देखो 100 लोग, इसका 1/3 पॉपुलेशन क्या है, चाइल्ड है, ठीक है, दैट इज 33.33। नेक्स्ट, वन थर्ड, ठीक है, ये जो 1/3 है ये बहुत कम कंज्यूम करते, कितना, हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द अडल्ट डाइट, तो 1/3 का हाफ कितना, 1/6, ठीक है। बाकी लोग, और जो बाकी आधा बचे वो अडल्ट डाइट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो कितना बचा, ये तो 1/3 और ये 1/6। नेक्स्ट, अमीशा रीड करो, देखो वो क्या बोल रहा है, सुनो मैं थ्योरेटिकली समझाता हूं, सुनो यहां सुनो, उसने क्या बोला, दादा भाई नौरोजी ने, एग्जैक्टली ठीक है, सुनो अमीशा क्या बोल रहा है, ये जो 1/3 है
1/3 क्या है? टोटल चिल्ड्रन ऑफ द, ये अपने टोटल चिल्ड्रन है, ठीक है। इसमें से बोला कि जो आधे लोग हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? बहुत कम। तो 1/3 का जो आधा है वो कितना है? 1/6, ठीक है। ये बहुत कम कंज्यूम करते हैं, और जो बाकी आधे बचे वो क्या कंज्यूम करते हैं? पूरा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा कंज्यूम करते हैं, बाकी बोला जो बाकी का हिस्सा बचा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 100 में से डिवाइड बाय 3, 33.33, बाकी का बचा 66.66, ये पूरा कंज्यूम करते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस समझा? मैं बोल रहा हूँ 100 लोग हैं, ठीक है। 100 का 1/3 हिस्सा कौन है? बच्चे, दैट इज योर 33.33, बाकी क्या बचा? 66.66, ठीक है। इसके बोलने का मतलब था ये जो 33.33 है, ठीक है, ये लोग 33 लोगों का खाना खाना चाहिए। एक्चुअली इनको कितना कंज्यूम करना चाहिए? 33.33 लोगों का खाना कंज्यूम करना चाहिए। बट इसमें जो 33.33 बच्चे हैं ये आधा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो 33.33 हैं ये लोग एक्चुअली कितना कंज्यूम करते हैं? इसमें से जो आधे लोग हैं, आधे लोग मतलब क्या? 33 का आधा कितना? मैं 34 कंसिडर करता हूं। 34 का आधा कितना? 17। इसमें से जो 17 लोग हैं वो आधा खाना खाते हैं, बिकॉज बच्चे हैं, बहुत कम डाइट है इनका, ठीक है। और बाकी जो 17 लोग बचे ये पूरा एडल्ट जितना डाइट कंज्यूम करते हैं। इतना समझा? थ्योरेटिकली समझा? ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए हुआ क्या, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करके दे हैड डिसाइडेड कि इनका मिनिमम कंजम्पशन इतना होना चाहिए। समझा? ठीक है। एक बार मैं थ्योरी रीड करता हूँ, वापस फिर अपन ये प्रैक्टिकल पे आता है। डन? इतना समझाना? थ्योरेटिकली समझा हो क्या रहा है? मैं बोला हूँ 100 लोग हैं, मैं 100 डिवाइड बाय 3 कितना? 33.33। ये कौन है? चिल्ड्रंस है। ये लोग, इसको अगर मैं 17 और 17 में डिवाइड कर दूं, 17 कितना कंज्यूम करता है? हाफ ऑफ द डाइट, और बाकी लोग फुल ऑफ द डाइट, ठीक है। और बाकी जो 63.33 है ये अपना पूरा डाइट लेते हैं। 63.66 ये अपना पूरा डाइट लेते हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना? यहां तक क्लियर है? अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। यहां देखो, पर इतना क्लियर हुआ क्या? चलो, ठीक है। He assumed that the 1/3 of the total population consists of children, 1/2 of them, that is 1/2 of 1/3, ठीक है। किसका 1/2? बेटा 1/3 का आधा, that is 1/2 of 1/3। समझा क्या बोल रहा हूं? 1/2 of 1/3 मतलब 33.33 का आधा। मतलब मैंने अप्रोक्स कंसिडर किया, अगर ये 34 है तो इसका आधा कितना? 17। समझा? तो half of the 1/3 consume 1/6 and very little, while other of the half of 1/3, बाकी जितने लोग हैं वो पूरा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड कंज्यूम द हाफ ऑफ द डाइट। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ एडल्ट, दे कंज्यूम फुल डाइट। बाकी जितना है 1/3 और बाकी कितना बचा? 2/3। समझा क्या? 100 का 1/3 कितना? 33, ठीक है। मैंने वहां पे कंसिडर किया 34, बाकी कितना बचा? 66। वो कितना कंज्यूम कर रहा है? पूरा का पूरा डाइट। समझा इतना? मैंने क्या बोला? 100 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक 34 के हिस्से में और एक 66 के हिस्से में। 66 जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा है? पूरा। और जो ये अपना 33 है, 34 है, कितना कंज्यूम कर रहा है? 17 लोग आधा और 17 लोग पूरा। समझा? समझा इतना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 को दो हिस्से में डिवाइड किया, 64 में, 66 में एंड 34 में। 34 कौन है? चिल्ड्रन। 34 कौन है? चिल्ड्रन। 34 के दो हिस्से, 17 एंड 17। 17 कितना कंज्यूम कर रहा है? पूरा। और एक 17 कितना कंज्यूम कर रहा है? आधा। और बाकी का जो 66 है वो कितना कंज्यूम कर रहा है? पूरा। समझा इतना? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, 1 into 6 नाइट डाइट, हाफ डाइट, फुल डाइट, 1/6 into 100, ये इसका 3rd 4th डाइट आया, विच इज एक्चुअली व्हाट? 2100 कैलोरीज एंड 2400 कैलोरीज। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, इस पे दिमाग लगाओ मत, ये कुछ पूछेगा भी नहीं, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड किया। ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन किसको नहीं आता है? एक सेकेंड, यस, ये यहां पे 2 पॉइंट छूटे। इन 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप। गाइस इसको अंडरलाइन करो। इन 1962 प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप। इन 1979 टास्क फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिमम
needs and effective consumption demand was formed. In 1989, the expert group was contributed to the same purpose. Besides this, all bodies, many individual economists have attempted to develop the such mechanism. मतलब ये सारे मैकेनिज्म ऑलरेडी के उन्होंने क्या बोले, ये सही नहीं है. अगेन आज तक पूरे इकोनॉमिक्स भिड़े हुए हैं कि मिनिमम कंजम्पशन कितना होना चाहिए, बट एक प्रिसाइसली चल रहा है 21 इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, 24 इन द केस ऑफ रूरल एरिया. इतना क्लियर है, सॉर्टेड है. नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन, आपको पता है. डिटर्मिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन, ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन विद द हेल्प ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर की बात करें सुहानी, तो कितना एक्सपेंडिचर है, मिनिमम एक्सपेंडिचर 860 इन द केस ऑफ रूरल एरिया. सुहानी रूरल में कितना 816, अर्बन में कितना ₹1000. ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन in India, monthly per capita expenditure method is used to determine the poverty line. According to this method, monetary value is per capita expenditure of the minimum calories intake and calculated minimum calories intake, that is 24 in the case of rural area and 21 in the case of urban area. इतना क्लियर है, इतना क्लियर है. उसके बाद if I talk about expenditure, 816 per month in the case of rural area and ₹1000 in the case of urban area. Sorted है नमन, ये चार फिगर्स याद रहेंगे, 21, 24, 816 एंड 1000. ठीक है. Why urban area required more expenditure? Due to inflation. Due to inflation. ठीक है. 816 गांव में एंड शहर में कितना, 1000 रुपए, बिकॉज शहर में महंगाई ज्यादा होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन. ठीक है. उसके बाद बेटा जो आपका पोवर्टी लाइन था, इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ये देखो एक बार समझ लो, लास्ट टाइम बेटा ग्राफ पढ़ा रहा हूं पोवर्टी लाइन का. सी ये देखो, ये आपका पोवर्टी लाइन, ठीक है. ये आपका पोवर्टी लाइन, इसमें 5 कैटेगरीज हैं. ठीक है. अगर आपका ग्राफ हमेशा पोवर्टी लाइन के नीचे, तो दिस इज नोन एज व्हाट, ऑलवेज पुअर. दिस इज व्हाट, ऑलवेज पुअर. हमेशा पोवर्टी लाइन के नीचे व्हाट, ऑलवेज पुअर. हमेशा नीचे, एक बार ऊपर फिर नीचे, दिस इज व्हाट, यूजुअली पुअर. दिस इज व्हाट, यूजुअली पुअर. आपका पेरिस ग्राफ हमेशा पोवर्टी लाइन के ऊपर है, यू आर नेवर पुअर. ठीक है. अब पेरिस हमेशा ग्राफ नीचे है, हमेशा ग्राफ ऊपर है, एक बार नीचे है और वापस ऊपर, यू आर ओकेशनली पुअर. ठीक है. उसके बाद ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, दिस इज योर चर्निंग पुअर. क्लियर हुआ क्या? ठीक है. वापस मैं ऑपोजिट में पढ़ा रहा हूं. हमेशा नीचे ऑलवेज पुअर, पर इस यहां देख, छोड़ दे. हमेशा नीचे ऑलवेज पुअर, हमेशा ऊपर नेवर पुअर. ठीक है. ऑपोजिट में पढ़ते हैं. हमेशा नीचे ऑलवेज पुअर, हमेशा ऊपर नेवर पुअर. समझा के क्या बोल रहा हूं? हमेशा नीचे ऑलवेज पुअर, हमेशा ऊपर नेवर पुअर. हमेशा नीचे एक बार ऊपर, यूजुअली पुअर. हमेशा नीचे एक बार ऊपर, यूजुअली पुअर. ठीक है. उसके बाद बेटा हमेशा ऊपर एक आध बार नीचे, मतलब क्या, ओकेशनली पुअर. उसके बाद कभी ऊपर कभी नीचे, इज व्हाट, चर्निंग पुअर. समझा? क्लियर हुआ? सॉर्टेड है इतना. चल ये ग्राफ क्या, नेक्स्ट आओ, समझो यहां. इतना क्लियर है? चलो उसके बाद बेटा, उसके बाद पेज नंबर 76 पे आओ. पेज नंबर 76 पे आओ. ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, इसमें सिर्फ डेटास एंड फिगर्स है. ये आपके पढ़ने का काम है, क्लास में पढ़ के मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया, रूरल, अर्बन एंड टोटल. ठीक है. पढ़ सकते हो बैठ के. रीड करने का कार्यक्रम है भाई, कितने पुअर्स हैं, सिर्फ डेटा रीड करना है. ठीक है ना. हेड काउंट इन रेशियो ऑफ इंडिया 1973 से 2012 तक दिया हुआ है. ठीक है. एक बार आप पढ़ोगे, नहीं समझेगा मेरे से पूछोगे. ये सिर्फ डेटा है, सिर्फ रीड मटेरियल है. पढ़ना नहीं समझेगा, मैं बैठा हूं. ठीक है. नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया. उसके बाद नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पोवर्टी लाइन. बेटा यहाँ पे सिर्फ फिगर्स हैं. पेज नंबर 77 की बात कर रहा हूं. बेटा सिर्फ फिगर्स हैं, फिगर्स आप नहीं छोड़ोगे. एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है 22% का. अंडरलाइन करो उस 22% को, पेज नंबर 77 पे. ठीक है.
टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन 2012 के हिसाब से 22%। ठीक है, इसका भी करंट डेटा आपकी एक और बुक है, ठीक है, करंट डेटा आने का भी है, और एक और बुक है उसमें दे रहा हूं मैं आपको मॉड्यूल 2 में, जो बिल्कुल जिसमें लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, मैंने एक पूरा पीडीएफ बना के रखा है, उसमें पूरे लेटेस्ट डेटा है, तो वो लेटेस्ट डेटा भी पढ़ के जा रहा हूं। ठीक है, और जब वो डेटा एग्जाम में लिखोगे तो उसमें ब्रैकेट में डेट डालना कि कौन सा लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, इसमें 2012 का दिया हुआ है, एनसीईआरटी उठाओगे 2005 तक डेटा है। ठीक है, इसमें 2012 से 15 तक भी है, बट जो मैं न्यू डेटा बनाया हुआ है उसमें 2021 तक है। ठीक है, चलो उसके बाद एक्सटेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल पोवर्टी, ये भी बेटा आपके लिए है, पेज नंबर 78 तक आपके लिए सब कुछ, उसमें सिर्फ डेटा है। पेज नंबर 6, 7 एंड 8, 76, 77, 78 उसको फोल्ड कर लो, ये डेटा पूरा आपके लिए है, जिसमें से कुछ नहीं छोड़ोगे, पर इसमें सिर्फ डेटा है और कुछ नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड डेटा, समझा क्या बोला। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ पोवर्टी, सबको आता है। चलो मैं कॉजेस के बुलेट पॉइंट लर्न करवा के दे रहा हूं। कॉजेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसका रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसमें एक और रिजल्ट इलिटरेसी। ठीक है, कनेक्टेड पॉइंट याद करो बेटा, कॉजेस ऑफ पोवर्टी की बात करें, पोवर्टी क्यों है, सबसे बड़ा क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बाद क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, इलिटरेसी भी है, उसके बाद लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, आई थी, यहां ध्यान दो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाई देयर इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, फर्स्ट इज व्हाट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कार्तिक, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होता ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता ज्यादा कम इनकम, अगर इनकम कम है तो क्या है, पॉवर्टी है। नेक्स्ट गाइस, इफ आई टॉक अबाउट हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ, बिकॉज वी हैव अ मोर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एंड लेस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा पॉपुलेशन है, निखिल हमेशा यहां ध्यान दो, पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिजल्ट इनटू व्हाट, पॉवर्टी। फिर से एक बार रिपीट करो बेटा, पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या है, पॉवर्टी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बिकॉज क्या है, इलिटरेसी। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, उसके बाद अपने इंडिया में क्या है, इन्फ्लेशन, पहले ही काम नहीं, उसके बाद महंगाई ज्यादा है, अगर महंगाई ज्यादा होगी तो पॉवर्टी होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, गांव में पॉवर्टी क्यों है, बिकॉज ऑफ पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, हाई लिटरेसी एंड इन्फ्लेशन। इतना क्लियर हुआ क्या। ठीक है, ये आपका कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। उसका बेटा, गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव द पॉवर्टी, हिमांशु। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव द पॉवर्टी, बेटा गवर्नमेंट के 3 अप्रोचेस आए, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। फिर से एक बार रिपीट करें, गवर्नमेंट के 3 अप्रोचेस, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। फिर से एक बार, गवर्नमेंट के अप्रोचेस टू रिमूव द पॉवर्टी, आपका आंसर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, अरे बोलो यार, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड, फिर से एक बार, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। यस निखिल, व्हाट इज मीन बाय वर्ड एलिवेशन, थप्पड़ मारूंगा, रिडक्शन, 4 बार पढ़ाया चिल्ला चिल्ला के। एलिवेशन मतलब क्या, रिडक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरेडिकेशन। ठीक है, निखिल, रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड, ट्रू और फॉल्स, रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, रिलेटिव पॉवर्टी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड, नमन, ट्रू। ठीक है, चलो तो बेटा, गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव द पॉवर्टी इज योर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। गाइस, इफ आई टॉक अबाउट ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, तो बेटा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में सिर्फ क्या है, गवर्नमेंट का पूरा अप्रोच था इंक्रीज इन जीडीपी, जितना जीडीपी का ग्रोथ होगा उतना इंप्लॉयमेंट ग्रोथ होगा। स्नेहा, टाइम पास नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, जितना जीडीपी का ग्रोथ होगा उतना क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ एंड अल्टीमेटली क्या, पॉवर्टी का एलिवेशन। समझा क्या बोल रहा हूं,
ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इज कंप्लीटली फोकस ऑन व्हाट? इंक्रीज इन जीडीपी. वहां पे लिख लो इंक्रीज इन जीडीपी. द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इज कंप्लीटली फोकस ऑन व्हाट? इंक्रीज इन जीडीपी. ठीक है, ठीक है. द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इज फोकस ऑन व्हाट? इंक्रीज इन व्हाट? जीडीपी. चुप रहे. Yes, the growth oriented approach is focused on what? Increase in GDP. Next is what? Poverty alleviation program. Poverty alleviation program के अंदर 5 पॉलिसीज. ठीक है, पूरी पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? जैसा नाम वैसा काम. नेक्स्ट बेटा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. चलो यहाँ पे बेटा पॉलिसीज पे पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. फर्स्ट बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटली मेड फॉर व्हाट? रूरल एम्प्लॉयमेंट. गाइस ऊपर मैंने लिखा हुआ है poverty alleviation programs are divided into two parts: self employment and wage employment. ठीक है, poverty alleviation program के दो parts: self employment and wage employment. Guys, what is self employment? Where an individual uses own resources to get money. What is self employment? Where individual uses own resources to earn money. Wage employment मतलब क्या? आप किसी के अंडर काम कर रहे हो. That is what? Wage employment. थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पहली पॉलिसी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. अब बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलता है यहां पे काम कौन करेगा? आप खुद. आपको क्या मिलेगा यहां पे? फाइनेंशियल असिस्टेंस. आपको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्या होगा? सब कुछ कौन करेगा? आप. बिकॉज ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. बट गवर्नमेंट आपको क्या देगी? फाइनेंशियल असिस्टेंट. समझा इतना? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में क्या होगा? पूरे गांव को, ठीक है, और पूरे शहर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या देगी? फाइनेंशियल असिस्टेंट. अगर मार्केटिंग चाहिए वो भी देगी और आपको रॉ मटेरियल चाहिए गवर्नमेंट वो भी देगी. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. उसके बाद इस योजना को कंबाइन किया. गाइस आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 7/6 में एक प्रोग्राम पढ़ा होगा MG नरेगा, मगनरेगा, MG नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, फिर से बेटा बोल रहा हूं एक बार. द नेम इज व्हाट? MG नरेगा. फुल फॉर्म क्या है? महात्मा, यहां सुनो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. गाइस यहां पे दो वर्ड मेंशन है, नेशनल एंड रूरल. काम किसको मिलेगा? रूरल एरिया के लोगों को. किसको? पूरे इंडिया के लेवल पे. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट का क्या? गारंटी. गारंटी कितने दिन का? 100 दिन का गारंटी. हमेशा यहां देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फिर से एक बार, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये बेटा क्या लेगा? आपके एम्प्लॉयमेंट की गारंटी. कितने दिन का गारंटी बेटा? 100 दिन का. ये कब आया? कब आया बेटा? पहले आया था नरेगा. पहले क्या आया था? नरेगा. ठीक है, नरेगा कब आया? 2004. ये टर्न अप किस में हुआ? MG नरेगा में. कब? 2005 में. समझा क्या? पहले क्या आया? नरेगा. कब आया? 2004. MG नरेगा कब हुआ? वो 2005 में. क्लियर हुआ? MG नरेगा इज व्हाट? महात्मा गांधी रूरल नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, इट विल टेक द गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज. समझा क्या? चलो यहां आओ. उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. शहरी रोजगार योजना हमेशा नाम ही इंडिकेट करता है काम किसको मिलेगा? सिर्फ शहर के लोगों को. शहरी रोजगार योजना. नेक्स्ट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार. स्वरोजगार का मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. स्वर्ण जयंती ग्राम. ग्राम मतलब क्या भाई? ग्राम मतलब क्या? रूरल एरिया. स्वरोजगार की बात का मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. समझा क्या बोल रहा हूं? तला महात्मा गांधी तो हुआ. नेक्स्ट बेटा स्वर्ण जयंती मतलब क्या? स्वर्ण जयंती मतलब क्या? 50 ईयर्स. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. समझा? नेक्स्ट वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. अब ये सब क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद क्या? वेज एम्प्लॉयमेंट. स्वर्ण जयंती ग्रामीण. ग्रामीण रोजगार, नॉट स्वरोजगार, रोजगार. बेटा ग्रामीण मतलब क्या?
रूरल एरिया में लोगों को काम मिलेगा। उसके बाद नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। गाइस पॉलिसी का नाम क्या है? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। काम करोगे खाना मिलेगा, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। बट इसमें कैसा मिलेगा बेटा? 50% खाना 50% कैश। वहां पे लिख लो 50% खाना 50% कैश, बिकॉज सिर्फ खाने से काम नहीं चलता, बहुत कुछ रिक्वायर्ड होता है जिंदगी में। ठीक है, रुक जाओ, 2 पॉलिसी बची हुई, खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया बेटा, खत्म हो जाएगा चैप्टर, मेरे को क्या करना है। चलो बस हो गया, मैं टाइम के पहले ही छोड़ दूंगा, डोंट वरी। यस, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2004 में। ठीक है, काम करोगे खाना मिलेगा। एंड ये किसके अंडर चला? एमजी नरेगा के अंदर। ठीक है, एमजी नरेगा कब आया बेटा? 2005। उसके बाद एमएसएपी, ग्राम स्वरोजगार। ठीक है, क्रिटिकल। गाइस नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब गाइस ये क्वेश्चन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब हर चैप्टर के एंड में आप आईडी में देखोगे वहां पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा। अब गाइस क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब होता है जितनी भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई उसका आउटकम क्या था, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, ये भी आपके लिए, तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या हुआ था, समझा? हैंस द चैप्टर इज फिनिश्ड। भाई पढ़ाया हूं अच्छे से, अभी रिवाइज करवाता था, रिवाइज हुआ अच्छे से? अरे